नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 4 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आरक्षण में आरक्षण, संसद में रण, इसी पर करेंगे चर्चा। ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मनसा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। ये 26 पार्टियों का जो INDA ये बना है उसका पैनिक रिएक्शन है। 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC ST को जो वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। नहीं, महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। अगर SC ST में ये रखा तो OBC में क्यों नहीं रखा? रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन जो हमारा डिमांड था उसी पे अभी स्टिक कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। तो देश दुनिया की 40 खबरें आपने देखी। अब खबर आज की बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल की बात करते हैं। महिला आरक्षण बिल पर संसद में तीखी बयानबाजी हो रही है। नई संसद में बीते कल महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। मोदी सरकार तो इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं आधी आबादी के सम्मान के नाम पर विपक्ष इसे जुमलेबाजी करार दे रहा है और SC ST महिलाओं के लिए आरक्षण में OBC महिलाओं के लिए भी कोटे की मांग को उठाकर हमलावर है। सियासत जारी है, लेकिन आपके जहन में कई सवाल इस वक्त होंगे, जैसे जब यह बिल पास हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, कब तक ये बिल अमल में लाया जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ इस खबर की नब्ज और खबर के अंदर की खबर को बताने के लिए 4 रिपोर्टर्स मौजूद होंगे। विकास भदौरिया आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जैनेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे 4 सहयोगी आपको इस पूरी खबर की नब्ज टटोल कर बताएंगे। इस खबर के अंदर की बात आपको बताएंगे। सभी से एक एक करके महिला आरक्षण बिल पर छिड़े घमासान पर हम बात करेंगे। जानेंगे कि विपक्ष की आरक्षण में आरक्षण की मांग क्या सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन शुरुआत अभी की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ा अपडेट इस वक्त का क्या है वो आपके टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज है। दरअसल लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। विपक्ष की आरक्षण में आरक्षण की मांग है, OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिले, विपक्ष का यह कहना है। मुद्दे पर राजनीति ना करे विपक्ष, बीजेपी का इस पर यह पलटवार है। तो देखिए जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। विपक्ष का यह कहना है कि जो आरक्षण है उसमें OBC को, SC को, ST को, इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी देखिए क्या कह रही है विपक्ष को कि इस मुद्दे पर कम से कम आप राजनीति मत करिए। तो देखिए महिला आरक्षण पर लोकसभा में जोरदार बहस जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस तरह से बयानबाजी हो रही है, सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं। पोजीशन के लोग हैं सब, जो 26 पार्टियों का इंडी गठबंधन बना है, इसमें आप समझिए इनकी भावना कैसे है, महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं। ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के, वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक उपाध्याय का हम रुख करेंगे। अभिषेक, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर हम राजनीति देख रहे हैं, सोनिया गांधी हो, कांग्रेस के नेता हो, वो कह रहे हैं कि SC ST को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और वैसे कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन कम से कम 27 साल तक जिस बिल का इंतजार किया, एक बार उस बिल को आने तो दीजिए। इतनी जल्दबाजी क्यों? इस तरीके के बयान, आरक्षण में आरक्षण की मांग अगर उठाई जा रही है तो क्या ये उन महिला वोटर्स के, उन महिलाओं के अगेंस्ट नहीं जाता जो कब से इंतजार करें कि उन्हें इस तरीके का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कम से कम उनके पास ये अधिकार?
देखिए, जल्दबाजी क्यों, आपने जो सवाल किया है इसका जवाब सिर्फ एक ही है, वो है टाइमिंग। और टाइमिंग ऐसी है कि जिस समय ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, लोकसभा चुनाव एकदम दहलीज पर आ चुके हैं, तो ऐसे में एक तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग है। और ये देखिए सबके लिए है, बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बिल अभी लागू नहीं हो रहा है। 2029 बीच में सेंसस, डिलिमिटेशन, कई सारी प्रोसेस है। तो अभी बीजेपी को भी एक मैसेज देना है कि ये सारी जो महिलाएं हैं, आधी आबादी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसी विपक्ष को भी मैसेज देना है कि आपने इसमें से एक अहम हिस्से को तो रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं, ओबीसी का, वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों ओर से हो रहा है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये सवाल यहाँ पर टाइमिंग का है। हम इसके पक्ष में बहस कर सकते हैं, हम इसके विपक्ष में बहस कर सकते हैं, लेकिन हम अगर स्ट्रेटजी पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका सीधा सा सवाल है 2024 और उसके ठीक पहले ये उठाया गया कदम। सबको इसके राजनीतिक प्रॉस एंड कॉन्स देखने हैं और ये उसी की प्रक्रिया दिखाई दे रही है यहाँ पर। बिल्कुल अभिषेक। और अंकित, सवाल अब ऐसे में ये भी बनता है, जैसा कि अभिषेक भी कह रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर, जब अभी 2029 से पहले इसे लागू नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या जरूरत थी कि विशेष सत्र को बुलाया और महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया? देखिए, यहाँ पर हमको ये भी समझना है कि कल एक इतिहास बना। इतिहास कैसे बना है कि पुरानी संसद के से नई संसद में शिफ्ट हुए हैं, और ऐसे में सरकार मैसेजिंग क्या देना चाहती है, जिस बात की लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, एक मैसेज देने की भी कोशिश है। और वो मैसेज ये है कि नई संसद में पहुंच करके सबसे पहला कानून, सबसे पहला बिल कौन सा पास हुआ, वो है अपनी आधी आबादी को अधिकार दिलाने वाला, यानी कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला, 33% आरक्षण देने वाला बिल। और वो सरकार एक मैसेजिंग के तौर पर भी पेश करना चाहती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जिस तरीके से महिला वोटर बीजेपी के साथ में खड़ी रही हैं। 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, और पिछला जो यूपी चुनाव, वहां पर ये जो ट्रेंड सामने आया है, देखा गया है कि बड़ी संख्या में महिला मतदाता बीजेपी के पक्ष में वोट करती रही हैं, और ये बीजेपी को भी बखूबी एहसास है। इसी वजह से ये एक मैसेज देना है कि भले ही ये मुद्दा पिछले 3 दशक से क्यों ना चल रहा हो, लेकिन इसको कानून के शक्ल में कौन सी सरकार लेकर आई, यानी कि मोदी सरकार। और यही मैसेज देने की कोशिश है जनता के बीच में। अंकित, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी और सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी बीच दर्शकों को ये बताएं कि कोटे में कोटा, ये मांग तो विपक्ष की तरफ से तेज होने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष जानबूझकर एक ऐसा मौका ढूंढ रहा है ताकि इस बिल पर शोर शराबा किया जा सके? वैसे देखिए, इसका कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर सरकार लगातार राजनीति नहीं करने की सलाह दे रही है। आपको बताएं कि कौन इस मुद्दे पर क्या कह रहा है, बयान आपको सुनाते हैं। 35% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC/ST को वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। इसके साथ ही देश की OBC वर्गों की महिलाओं का भी आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया। ये आरक्षण जो बिल हमको 33% जो दे रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है। इससे हम लोग बहुत लाभान्वित भी होंगे। लिमिटेशन के साथ जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर SC/ST में ये रखा तो OBC में क्यों नहीं रखा? हम चाहते हैं कि उसमें OBC महिलाएं रिजर्वेशन के अंदर, रिजर्वेशन जो हमारा डिमांड था उसी पे अभी स्टिक कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है विमेन रिप्रेजेंटेशन की कमी आ रही थी, वो इस बिल के आने से संभव। तो देखिए, अब इस मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजी तेज हो चुकी है। हर किसी का अपना अपना तर्क है इस मुद्दे को लेकर, और हर पार्टी के नेता अपनी तरफ से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे मसले को लेकर, यानी कि इस बिल को लेकर कई तरह के सवाल जवाब हैं, वो आपको बताते हैं। सवाल ये कि महिला आरक्षण के लिए जो पेश विधेयक है वो कौन सा है? जवाब यह है 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, बिल क्या सभी राज्यों की विधानसभाओं में लागू होगा? जवाब हाँ, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की इसके लिए जरूरत होगी, और उसके बाद यह सभी राज्यों में लागू हो सकता है। सवाल, राज्यसभा और विधान परिषदों में भी क्या यह लागू होगा? जवाब नहीं, जनता की तरफ से जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, केवल उन्हीं पर ही यह बिल लागू होगा। अगला सवाल देखिए, जिन राज्यों में चुनाव है, 2024 लोकसभा के चुनाव है, क्या ये उसमें भी लागू होगा? जवाब है डिलिमिटेशन, यानी कि परिसीमन के बाद ही ये लागू होगा, यानी कि ये अभी के लिए संभव नहीं है, ना आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, ना विधानसभा चुनाव के लिए। अगला सवाल, महिला आरक्षण हमेशा के लिए रहेगा? जवाब है ये केवल 15 साल के लिए रहेगा, और आगे के लिए संसद से फिर बिल को पास
कराना होगा? तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको लेकर जवाब हमने आपको देने की कोशिश की। अब हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज्ञा के पास आपको लेकर चलते हैं। मनोज्ञा, जिस तरीके से बयानबाजी इस पूरे मसले पर सामने आ रही है, ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि जब हमने पहले 27 साल का इंतजार किया तो फिर आगे 6 साल का इंतजार और क्यों पहले नहीं लाया गया ताकि 2024 के लिए भी महिलाओं को यह अधिकार मिल पाता? देखिए, खेत में जिस दिन बीज लगाया जाता है उस दिन तो फसल रोपी नहीं जाती है। ऐसे में राजनीति में भी कभी कभी बीज लगाए जाते हैं जिनकी फसल बड़ी लंबी दूरी तक चलती है और कई बार उसकी फसल आप वहाँ पे मल्टीपल क्रॉप की तरह से उसको आप खेत जोत कर हासिल कर सकते हैं। ठीक वही, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में 2 विधानसभा चुनाव यानी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका सीधा फलादेश देखने को मिल सकता है। जिस तरह से बीजेपी ने इसे मैदान में उतारा है, इस पूरे इशू को मैदान में उतारा है, उसका सीधा असर ये विधानसभा चुनाव पर पहले अगले 3 महीने में मिल जाएगा और उसके बाद लोकसभा में। दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी कि पूरे ऑपोजिशन को एक मंच पर खड़ा करके सबके बारे में जान लेना कि कौन क्या कह रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो आज साफ कह दिया है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी ने यह कह दिया है कि हम इसका समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन हम 50% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने साफ कह दिया कि हम तो ऑलरेडी 37% महिलाओं को लोकसभा में भेजते हैं, आप कुछ करके दिखाइए तो बात है। देखिए, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, बल्कि ये कितना सेंसिटिव इशू है जिसकी रीच, जिसकी पहुंच हर घर तक, चूल्हे चौके तक होगी, जिसकी बातचीत चूल्हे चौके तक होगी और वहीं से ये डिसाइड होगा कि आज जो फसल के लिए बीज बोया गया है उसमें रोटी बनेगी कि खिचड़ी। बिल्कुल मनोज्ञा, और ये जो तमाम सवाल हैं जो आप भी उठा रही हैं और एबीपी न्यूज भी अपने दर्शकों के जो सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश लगातार कर रहा है, तो महिला आरक्षण बिल को लेकर कुछ सवाल और कुछ जवाब हैं ताकि आप इसकी बारीकियों को समझ पाएं। उन्हीं सवालों को आगे लेकर चलेंगे और आपको बताते हैं अगला सवाल। SC/ST महिलाओं को अलग से क्या आरक्षण मिलेगा? नहीं, SC/ST कोटे में 1/3 आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, ये इसका जवाब है। अगला सवाल देखिए, OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा क्या? नहीं, जवाब है नहीं, बिल में ऐसा कोई प्रावधान अब तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन सी सीटें हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसका जवाब है 2026 के बाद जब परिसीमन होगा फिर सीटें फिक्स की जाएगी, यानी कि अभी इंतजार करना होगा। अगला सवाल, एक महिला एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है क्या? जवाब है नहीं, जो भी रिजर्व सीट होगी, आरक्षित सीट होगी, उससे केवल एक ही उम्मीदवार को मौका मिलेगा, यानी कि एक सीट से ज्यादा पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। मौजूदा लोकसभा और विधानसभाओं पर इस बिल का क्या कोई असर होगा? इसका जवाब है कोई असर नहीं होगा, क्योंकि परिसीमन के बाद जब सीटें डिसाइड होंगी तो उसके बाद ही असर पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त जैनेंद्र जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा अगला सवाल रहेगा। जैनेंद्र, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हमारे देश में लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, और जब अब लिंग के आधार पर ही रिजर्वेशन को लाने की कोशिश की जा रही है, बिल को लाने की कोशिश, तो फिर ये जातिवाद का कांटा क्यों? इसे समझाएं। देखिए, जो महिला आरक्षण बिल लाया गया ये एक ऐतिहासिक कदम है और इसका मकसद है महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। फिलहाल 543 की लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या है वो लगभग 72 के आसपास है, जो कि 15% के आसपास है, जबकि वो आधी आबादी है। इसी को कम से कम 33% सुनिश्चित करने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। लेकिन इसमें जो पार्टियां OBC कोटे की मांग कर रही है, देखिए SC/ST का आरक्षण तो महिला आरक्षण में है ही, क्योंकि उनके लिए वैसे भी सीटें उस समाज के लिए आरक्षित हैं, लेकिन OBC कोटे की जो मांग की जा रही है उसके पीछे तर्क यह है कि महिला आरक्षण की आड़ में जो है वो जनरल कैटेगरी की महिलाएं जो हैं वो चूंकि वो ज्यादा इंपावर्ड होती हैं, ज्यादा वो सशक्त होती हैं, ऐसे में वो बाजी मार ले जाएंगी और OBC समाज की महिलाएं जनरल महिलाओं के सामने टिक नहीं पाएंगी और SC/ST कोटे में वो आ नहीं पाएंगी। ऐसे में अगर उन्हें कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया गया तो फिर ये जो महिला आरक्षण है ये सवर्ण महिला आरक्षण बनकर रह जाएगा, OBC महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ये दलील है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि OBC वर्ग के लिए लोकसभा विधानसभा में सीटें आरक्षित हैं ही नहीं, तो सिर्फ महिला आरक्षण में उसको कैसे दिया जाए ये एक अलग कानूनी पेच है। और यही वजह है कि चाहे इस पूरे मसले को लेकर कई तरीके की कानूनी पेचीदगियां भी हैं और इसी को लेकर लगातार जो सवाल है और बयान है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो सामने भी आ रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बारी है उस खबर की जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा है। हर मुल्क की नजर भारत और कनाडा के संबंधों पर आकर टिक चुकी है। सब टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कनाडा की हेकड़ी को भारत कैसे
हवा कर रहा है। भारत में लगातार प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए रॉ के अधिकारी कनाडा को करारा जवाब देने के लिए हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं। और इसी बीच अभी की बड़ी खबर आपको बताएं, भारत कनाडा के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए हैं, तनावपूर्ण हो गए हैं। नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर जाने से बचे, ये कनाडा की एडवाइजरी ने जारी की है। और फिर भारत ने नागरिकों को सावधान रहने को कहा है। भारत ने भी वहां पर जो कनाडा में भारतीय नागरिक रहते हैं उन्हें आगाह कर दिया है, उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी है। बड़ा अपडेट, भारत और कनाडा के बीच रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण है। नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कनाडा की एडवाइजरी है कि जम्मू कश्मीर जाने से बचें। और फिर भारत ने भी वहां पर रहने वाले अपने नागरिकों को सावधान रहने को कहा है और कहा है कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जाने से आप बचिए, वहां पर मत जाइए। सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है, यानी कि आम नागरिकों तक देखिए एडवाइजरी पहुंच चुकी है। अब ऐसे में सीधे तौर पर ये जो रिश्ते हैं ये और खराब और तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। लगातार भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो तनातनी को बढ़ा देने वाली हैं। नागरिकों के लिए अब देखिए जब एडवाइजरी जारी कर दी जाती है आम नागरिकों के लिए, कनाडा ने एडवाइजरी जारी कर दी है जहां पर जम्मू कश्मीर जाने से बचने को कहा है। और भारत की तरफ से भी कनाडा में रहने वाले नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, उन्हें आगाह रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको हम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के डबल कैरेक्टर से आपका परिचय करा देते हैं। कनाडा की धरती पर किसी की हत्या से विवाद खड़ा हुआ, ऐसा पहली बार नहीं है। साल 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डबल कैरेक्टर आप देखिए जरा, पाक सोशल एक्टिविस्ट करीम बलोच का शव मिला, आतंकी निज्जर की हत्या हुई। ये जून 2023 का मामला और ये साल 2020 का मामला। ट्रूडो खामोश और यहां पर ट्रूडो का हंगामा, यानी कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट करीमा बलोच की संदिग्ध अवस्था में शव मिला था 2020 में। आरोप लगा था पाकिस्तान पर, मगर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस पर कुछ नहीं कहा, खामोशी साध ली। लेकिन एक खालिस्तानी आतंकी जो कि भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल था, उसकी हत्या हो जाने पर बेफिजूल का आरोप मढ़ते हैं और फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाता है। आपको बताएं कि करीमा बलोच की मौत को कनाडाई पुलिस ने गैर आपराधिक करार दिया, किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया। मगर ट्रूडो का ये जो डबल कैरेक्टर है ना, ये पूरी दुनिया देख रही है और ये पूरी दुनिया समझ रही है कि जिस तरीके के डबल कैरेक्टर में जस्टिन ट्रूडो सामने आ रहे हैं। कनाडा को लेकर भारत में हलचल तेज है। बड़ा अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। गृह मंत्री और एनएसए डोभाल की भी मुलाकात हुई है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार इस पूरे मसले को लेकर अपडेट किया जा रहा है। मुलाकात हुई है एस जयशंकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। पूरी डिटेल जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचाई गई। गृह मंत्री और एनएसए डोभाल की भी मुलाकात हुई है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पल पल का अपडेट पहुंच रहा है। जो भी भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लगातार पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हलचल तेज है भारत में कुल मिलाकर कनाडा को लेकर। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए डोभाल की भी मुलाकात हुई है। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें आप देख लीजिए। एस जयशंकर जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी दी, क्या मौजूदा हालात हैं भारत और कनाडा के बीच वो बताया। आपको बताएं कि जिस तरीके से देखिए अपडेट आता है कि कनाडा ने भारत के राजनयिक को निकाल दिया, उसके बाद तुरंत भारत ने एक्शन लिया और कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। उसके बाद सुर बदले बदले जस्टिन ट्रूडो के नजर आते हैं और उसके बाद जो अपडेट सामने आ रहा है वो ये है कि अब रिश्ते और ज्यादा तल्ख होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आम नागरिक हैं, बेशक वो भारत के हों या कनाडा के हों, उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह को आप इस वक्त देख रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एडिटर हैं। आशीष सिंह को आप इस वक्त देख रहे हैं, डिफेंस एडिटर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज पांडे दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह रहेगा, क्योंकि हर कोई यह समझना चाहता है कि जो भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों पर असर हमें दिख रहा है, क्या उसका असर कारोबार पर भी पड़ेगा, व्यावसायिक रिश्तों पर भी पड़ेगा, और अगर हाँ तो किस देश को कितना नुकसान होगा इससे? देखिए,
ट्रेड को लेकर के तो पहले ही कनाडा ने अपनी तरफ से कदम उठा करके उस पर ब्लॉक लगा दिया, और निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, भले ही उनके डोमेस्टिक कंपल्शंस हों जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े स्टेप्स ट्रूडो लगातार उठाए जा रहे हैं, जिसको अब भारत डिप्लोमेटिकली इन एप्ट टर्म्स रिटेलिएट कर रहा है, उसका डेफिनेटली रिफ्लेक्शन जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर आएगा, और उसमें तमाम गैम्बिट ऑफ रिलेशंस हैं भारत और कनाडा के बीच। भारत और कनाडा के बीच स्ट्रैटेजिक रिश्ते भी बड़े अहम हैं। इस वजह से आप देख रही हैं जो खबर आप लगातार पढ़ रही थी कि होम मिनिस्टर से NSA डोवाल ने मुलाकात की, उसके पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। एवरीबडी नोज कि सीधे प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे उन्होंने इस मामले को टेकअप कर लिया है, तो भारत में भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री आखिरी फैसला करें, और इसी वजह से भारत ने इस तरह की एडवाइजरी, काउंटर एडवाइजरी निकाल करके उन्हें टके का जवाब दिया है। और निश्चित तौर पर इसका असर सिर्फ ट्रेड ही नहीं, तमाम और सेक्टर्स पे भी भारत और कनाडा के पड़ सकता है। जो कनाडा करेगा भारत उसका जवाब भी जरूर देगा। ठीक है, इंतजार यही है कि किस तरीके से भारत का स्टैंड अप इस पूरे मसले को लेकर रहता है। मैं आप चारों के पास एक बार फिर से वापस लौटूंगी, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, लेकिन उससे पहले आशीष मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो भारत के छात्र हैं वो कनाडा में जाते हैं। एक रिपोर्ट के आंकड़े में पढ़ रही थी 2018 में जितने अंतर्राष्ट्रीय छात्र कनाडा में पहुंचे उनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय छात्रों की थी। क्या उन पर भी कोई असर होगा? देखिए, वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, और एग्जैक्टली जो इंडिया ने काउंटर एडवाइजरी इशू की है उसके जब आप हेडिंग देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है इंडियंस भी, और साथ ही साथ इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा। एग्जैक्टली मैं इसी की बात कर रहा था, और पहली लाइन में ही वी हैव सीन एंड रिजेक्टेड, और जो एडवाइजरी है वो स्पेसिफिकली दोनों के लिए है। मतलब साफ है कि भारत संकेत दे रहा है कनाडा को कि लगभग जो आंकड़ा है इंडियन स्टूडेंट्स का कनाडा में वो लगभग 4 लाख तक का पहुंच गया है 2023 में। और अगर इसको पूरे पर्सपेक्टिव में आप देखें तो कनाडा में जितने भी विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं लगभग 50% केवल और केवल इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। लगभग 8-9 लाख कनाडा में हर साल फॉरेन स्टूडेंट्स जाते हैं, और फॉरेन स्टूडेंट्स का कनाडा में या फिर किसी भी और देश में जाने का मतलब साफ होता है कि एक पूरी तरह से इकोनॉमी का चेन बनता है। और ये भारत ने साफ संकेत में कह दिया है कि आपको इंडियन स्टूडेंट्स अगर हमारी तरफ से लगातार जाते रहने चाहिए तब फिर आप बाज आइए। लेकिन एक और चीज़ है, देखिए ये पूरी की पूरी जस्टिन ट्रूडो की G20 के बाद जिस तरह से बेइज्जती हुई है न केवल इंडिया में बल्कि उनके खुद के देश में, ऑपोजिशन ने भी उन्हें घेरा, मीडिया ने भी घेरा, और वो पर्सनल बेइज्जती का जो एक बदला सा मैं कहूंगा या फिर एक खींच सी कहूंगा, वो पूरे एक कनाडा के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा एलिमेंट डोमेस्टिक वोट बैंक का भी है, क्योंकि वहां पर सिक्स का काफी बड़ा वोट बैंक है, उसे साधने के लिए वो भारत और कनाडा के रिश्तों को भी ताक पर जिस इमेज को लेकर आप बात कर रहे हैं कनाडा, किसी को लेकर आगे भी मेरे सवाल रहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो सामने आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से लगातार ये जो मसला है उसके बाद कनाडा मुश्किल में नजर आएगा। 34,000 करोड़ रुपए का सामान जो भारत से कनाडा पहुंचा है, कनाडा से जो भारत सामान आया है उसका देखिए 35,000 करोड़ रुपए का वो सामान है। तो देखिए कनाडा की जो निर्भरता है वो भारत पर ज्यादा है। ये जो आंकड़ा है ये वित्त वर्ष 2023 का है, जो बताता है कि कनाडा की मुश्किलें बढ़ेंगी ज्यादा, क्योंकि कनाडा ज्यादा निर्भर है भारत पर। आगे देखिए किस तरीके से भारत से जो एक्सपोर्ट होता है वो सामान क्या है, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य रत्न, दवाइयां, रेडीमेड कपड़े, अनस्टिच कपड़े, ऑर्गेनिक रसायन, हल्का इंजीनियरिंग का सामान, लोहा और स्टील, ये जो है ये एक्सपोर्ट होता है। जो भारत में इंपोर्ट होता है वो देख लीजिए, दाल है, न्यूज प्रिंट है, कोयला, फर्टिलाइजर, वुड पल्प, एल्यूमिनियम, खेती का सामान, बागबानी का सामान, ये भारत में कनाडा से इंपोर्ट होता है, और ये वो सामान है जो भारत से कनाडा में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो देखिए कुल मिलाकर ये जो निर्भरता है ना, ये कनाडा की भारत पर ज्यादा है। इसी को लेकर आगे सवाल बढ़ाएंगे, और अभिषेक भी इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक सवाल ये कि जिस तरीके से निवेश की जो हम बात करते हैं, निवेशक की अगर बात करें तो उन पर कितना असर पड़ेगा, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं ये तो कम से कम यही बताता है कि कनाडा ज्यादा निर्भर है भारत पर। बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। हमको जो सबसे इसमें देखने वाली बात है, इसकी जड़ में जानना ज़रूरी होगा कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, और उसकी वजह जो अभी आशीष इशारा कर रहे थे, वहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हमको समझना होगा। वहाँ पर दो मुख्य पार्टियां हैं, लिबरल और टोरी, यानी कि कंजर्वेटिव,
जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। डिसअप्रूवल रेटिंग उनकी 66% तक पहुंच गई है। आप सोचिए कितनी उनकी सरकार वहां पर इस समय अस्थिर हो चुकी है। उनको ऐसे में इस तरह का सेंटिमेंट सुधारना पॉलिटिकली सूट करता है, पहली बात। दूसरी बात ये भी समझनी होगी कि उनकी बात पर खुद वहां का अपोजिशन यकीन नहीं कर रहा है। वहां के जो टोरी पार्टी के मुख्य लीडर है पीरे, उन्होंने क्लियर कहा है कि आप सबूत तो दीजिए, जो भारत के बारे में आप कह रहे हैं इंडियन एजेंट्स ने किया, उसका एक भी तथ्य सामने रखिए। आपने कोई तथ्य सामने नहीं रखा और ये फैक्ट है। ना कोई चार्जशीट हुआ है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। वहां की प्रेस बिलीव नहीं कर रही है, वहां का अपोजिशन बिलीव नहीं कर रहा है। आपकी डिसअप्रूवल रेटिंग आपकी बढ़ती जा रही है और इस सबको आप डाइवर्ट करने के लिए ये जो है जो वहां का जो सिख कमिटी है उसके वोट बैंक को ल्योर करने के लिए इस मुद्दे को उभार रहे हैं। इसका असर निश्चित तौर पे पड़ रहा है, ट्रेड पे पड़ रहा है और वो भी उनको ही नुकसान हो रहा है और इसीलिए वो घरेलू तौर पर बिल्कुल अभिषेक, लोकप्रियता का जो आपने अभी जिक्र किया कि जस्टिन ट्रूडो की जो लोकप्रियता है वो गिर है, क्या यही वजह है कि खालिस्तानी के प्रति जो प्रेम है वो उनका नजर आ रहा है? 2025 में तो चुनाव भी है, तो देखिए भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में जिस तरीके से खटास आ रही है, उसके बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि ट्रेड पर इसका क्या असर पड़ सकता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि इसका कितना असर ट्रेड पर पड़ेगा और अगर ट्रेड पर असर पड़ा तो क्या होगा। कनाडा के कृषि और बागबानी से जुड़े उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत से कनाडा एक्सपोर्ट होने वाले जो सामान है उन पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। भारत में काम कर रही 600 कनाडाई कंपनियों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। 600 कनाडाई कंपनियां जो काम कर रही हैं भारत में, कनाडा पढ़ने जाने वाले जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं जिनकी संख्या अभी बहुत ज्यादा है, वो संख्या कम हो सकती है। तो ट्रेड पर अगर असर पड़ा तो इस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा इसका इफेक्ट। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये ट्रेड पर असर पड़ा तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, लेकिन सरकारी तौर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल रहा है? देखिए, जब दो लोगों के बीच में रिश्ते खराब होते हैं तो निश्चित रूप में दोनों पर उसका असर होता है, लेकिन इन रिश्तों को कैसे ठीक किया जाए और इन रिश्तों से कैसे निपटा जाए, इसकी आज बानगी देखने को मिली। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग की और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उन्होंने बैठक की, क्योंकि हमारे हजारों स्टूडेंट कनाडा में हैं, हमारे हजारों लाखों लोग कनाडा में हैं जो भारत वापस भी आना चाहते हैं या वहाँ किसी न किसी काम से गए हैं। कुछ लोग तो वहाँ पढ़ने गए हैं, कुछ कारोबार करने गए हैं और कुछ घूमने गए। तो ऐसे में इस स्थिति में उन पर इसका असर न पड़ने पाए और अपने सभी लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित भारत वापस आ जाएं, इसको लेकर निश्चित रूप में डिप्लोमेटिक लेवल पर प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ऐसी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ट्रूडो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गोलबंदी करने में लगे हैं, जिसकी काट खुद भारत के प्रधानमंत्री खोजने में लगे। क्योंकि इस समय जब अभी आपने G20 का मंच देखा, G20 के मंच पे पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास किया और उसको माना भी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व स्तर पर स्वीकारता बढ़ी है और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के बीच में एक लंबी वार्ता हुई है, उसमें इसका हल निकालने का प्रयास भी किया गया होगा। और इसमें कहीं छोटा सा सवाल रहेगा आशीष से भी, अभिषेक से भी और आशीष कुमार सिंह से भी। आशीष, डिप्लोमेटिक रिश्तों पर बता दीजिए किस तरीके से असर पड़ेगा? देखिए, डिप्लोमेटिक रिश्तों पर असर तो पड़ना शुरू हो गया है। मैं एक बार कैमरामैन से निवेदन करूंगा, आपको दिखा दें, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA ने ये तस्वीरें जारी कर दी हैं। जो NSA साहब की मुलाकात हुई HM से, अगर आप देख सकते हैं तो ये वो 6 तस्वीरें हैं जो रिलीज़ की गई हैं और उसके पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से जो उनकी मुलाकात हुई। दिस सेज डिसमेंटलिंग टेरर गैंगस्टर नेटवर्क्स, और ख़ास करके इन 6 तस्वीरों में 3 जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हैं जो खालिस्तानी समर्थक एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो कनाडा में बेस्ड हैं। तो इसको कॉल आउट करके भारत ने कार्रवाई की मांग की है। NIA ने इनको नेम किया है और आज ही के दिन जब हो रहा है, तो आपका सवाल का जवाब इसी में है कि इसका असर पड़ना शुरू हो गया है और भारत ने टफ स्टैंड कनाडा के खिलाफ लेना शुरू कर दिया। ठीक है आशीष। अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से डबल करेक्टर की हम बात कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो की, तो इससे ग्लोबली कनाडा पर कितना असर पड़ेगा और ट्रूडो की कितनी बेइज्जती होगी इससे? देखिए, 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि जो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि ट्रूडो किस तरह से अपने घर में घिरे हुए हैं, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जिसका अभी नीरज जिक्र कर रहे थे, जो इशारा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से ट्रूडो ने अंतर्राष्ट्रीय गोलबंदी शुरू कर दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बाइडेन प्रशासन से संपर्क किया है, वो इमैनुअल मैक्रों से बात कर रहे हैं फ्रांस में, वो ऋषि सुनक से बात कर रहे हैं, वो अल्बेनीज से बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। तो वो अंतर्राष्ट्रीय गोलबंदी कर रहे हैं। ये
बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। और मुझे लगता है जो भारत सरकार की ओर से जिस तरह से हम लगातार मीटिंग्स, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स देख रहे हैं, वो इसका डिप्लोमेटिक काउंटर निकालने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये वो तरीका है जिस तरीके से ट्रूडो की पूरी कोशिश होगी कि G20 के गेम्स को कहीं ना आशीष, कहीं अगला यहाँ सवाल पर आपसे है, ये समझना चाहेंगे कि ये रिश्ते आगे सुधर सकते हैं या आगे अभी और तनावपूर्ण होते ही नजर आ रहे हैं? ये अब कुछ समय तक फॉर श्योर आगे काफ़ी और ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया ने एक पलटवार किया है और जाहिर सी बात है कि अब गेंद कनाडा के हिस्से में है, उनके पाले में, कि देखना होगा कि वो किस तरह से रिटेलिएट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके ना दूरगामी परिणाम होने तय हैं, और न केवल इंडिया और कनाडा के बीच में, क्योंकि जिस तरह से इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी बड़ी है कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू और इंडिया भी के भी पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी देशों का भी कमेंट्री और साथ ही साथ उनका इन्वॉल्वमेंट, किसी का डायरेक्ट किसी का इनडायरेक्ट, ये सब कुछ आपको अगले आने वाले कुछ हफ्तों में दिखाई देगा। एक और बात बता दूं, अगले हफ्ते कैनेडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट भी आने वाले हैं। इंडियन आर्मी चीफ से वो मुलाकात करेंगे इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में। जाहिर सी बात है कि अब जो भी किसी भी वर्टिकल से कैनेडियन गवर्नमेंट से यहां पर आएगा, उसके साथ में ये सारे के सारे मुद्दे जरूर बिल्कुल। आशीष, और प्रधानमंत्री की भी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है एस जयशंकर के साथ। देखना होगा क्या आगे स्टैंड रहता है। बहुत धन्यवाद आप चारों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस बुलेटिन में हमने बात की कनाडा भारत के रिश्तों को लेकर और साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल को लेकर।